अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। आज मैं आपको नायला तारक का नावल सुना रही हूँ, मोहब्बत खाना बदोश। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम आज के नावल की तरफ। पिछले 2 साल से हर हफ्ते मिलने वाले खतूत उसके लिए मामा बन चुके थे। भेजने वाला जो कोई भी था, तबीयत से मुस्तकिल मिजाज था। ये चीज भी हैरानी का बायस थी कि खत भेजने वाला उसके फन का परस्तार भी नहीं था, मगर मुख्तसर तहरीर के हर खत में उसके फन का जिक्र जरूर होता था, जो ना तो तारीफ के जुमरे में आता था ना ही तनकीद के। मिसाल के तौर पर एक बार उस अजनबी ने लिखा था, बेशक तुम्हारी उस्ताद परिविश के बेशुमार परस्तार थे, क्योंकि वो अपने फन में कमाल की मुहारत रखती थी। वही फन तुम्हारे पास भी है, मगर तुम उसमें महारत से ज्यादा अना और घमंड रखती हो, और मैं उन्हीं 2 चीजों का परस्तार हूँ। साल भर पहले उसके उस्ताद, रहनुमा और दिल के बहुत करीब हमदर्द हमगुसार हस्ती परिविश जब तवील अलालत के बाद दुनिया से रुखसत हुई तो उसने भी गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। परिविश के फनी सफर का सिलसिला सालों पे मुहित था, जबकि उसने सिर्फ 2 साल पहले एक महफिल में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। ये वो वक्त भी था कि जब परिविश पर बीमारी हावी हो चुकी थी और उसने परिविश की ख्वाहिश और अपनी रजा से अपने फन का मुजाहिरा किया था। उसके हर अंदाज, हर जुम्बिश में परिविश की झलक थी। क्यों वो बस शौकिया परिविश से कथक रक्स की तरबियत लेती रही थी। परिवेश के वसी हल्का अहबाब में सब उसे जानते थे, इस हैसियत से कि वो परिवेश की खास मुलाजमा है। परिवेश की उससे ये मोहब्बत और उनसियत ही थी कि उसने अपनी जगह अपनी एक मुलाजमा को दे डाली। बहरहाल उसे पहली परफॉर्मेंस से ही सराहा गया, पजीराई मिली, लेकिन उसका पेशा परिवेश की खिदमत ही था। बीमारी की वजह से परिविश ने महफिलों को खैराबाद कह दिया था, मगर जब कोई बहुत खास जान पहचान वाले अपनी निजी महफिल में शिरकत पर इसरार करते तो परिविश की इजाजत और अपनी खुशी से वो महफिल में 4 चांद लगाने की हामी भर लेती। ये वो महाफिल होती थी जहाँ फन की कदर और फनकार की इज्जत की जाती थी, जबकि परिविश की वजह से उसे बहुत ज्यादा तवज्जो और इज्जत और एहतराम दिया जाता था। चंद महफिलों में अपने फन का मुजाहरा करने के बाद ही उसने अपनी जगह बना ली थी। परिवेश की तरह उसने भी अपनी हदूद और असूल बना रखे थे और सख्ती से उस पर कारबंद थी। 2 साल के अरसे में उसने कभी किसी मैगजीन को इंटरव्यू नहीं दिया। परिवेश की तरह उस तक कई जर्नलिस्ट ने पहुंचना चाहा, मगर किसी को कामयाबी ना हुई। उसने भी यही वतीरा इख्तियार रखा कि परफॉर्मेंस मुकम्मल होते ही महफिल से रुखसत होना है। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी महफिल मुनक्कद करने वालों पर होती थी। परिवेश से उसका एक अजीब रूहानी ताल्लुक था। जब वो मुलाजमत के लिए परिवेश के पास आई थी, उस वक्त बहुत कम सन थी। परिवेश के साए में आते ही उसके लिए जैसे एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। दरवाजे पर बुलंद होती दस्तक पर उसने खत लिफाफे में वापस रखकर एक तरफ डाला था और मुख्तसर कमरे से निकल गई थी। आने वाली परिवेश के घर की बहुत पुरानी मुलाजमा रानी थी। परिवेश के गुजरने के बाद भी रानी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। रानी, बस अपने लिए और मेरे लिए चाय बना लो, तुम्हें नाश्ता करना हो तो कर लेना। बाजी, काफी दिन से देख रही हूँ आप खाने पीने से लापरवाही बरतने लगी हैं, सब ठीक तो है? उसके पीछे आती रानी तशवीश से बोली थी। वक्त पर खाना खाना या ना खाने पीने से लापरवाही ना बरतना सब ठीक होने की निशानी होता है। मैदे को अच्छे बुरे हालात से कोई मतलब नहीं होता। ये तो उस वक्त भी रोटी मांगता है जब हम अपने किसी बहुत प्यारे को अपने हाथों से दफनाकर कब्रिस्तान से वापस आते हैं। तलखी से बोलती वो फिर काबुक नमा कमरा बूर करती गैलरी में आ गई थी। दुनिया में उसके लिए यही एक पुरस्कून गोशा रह गया था जहाँ खुलकर वो सांस ले सकती थी। सर्दियों की हल्की हल्की धूप में वो कुर्सी पर बैठी नीचे कंपाउंड में नजर दौड़ाती किसी सोच में गुम थी जब रानी चाय के मग उठाए आ गई। बाजी, आज आपको बाजार जाना था। फर्श पर पैर फैलाकर बैठी रानी ने उसे याद दिलाया था। हाँ, जरा ठहर कर चलते हैं। आज जरा कोई अच्छी चीज पका लेना, साथ वाले फ्लैट में शायद कोई नए किराएदार आ गए हैं। रात में खटपट की आवाज आ रही थी। दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना सब वक्त पर पहुंचा देना। चाय की सिप लेते हुए उसने हदायत दी थी। मैं अभी यही बताने वाली थी, साथ वाले फ्लैट में आज ताला नजर नहीं आया मुझे, मगर अभी कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा।
رانی نے درمیانی جالی سے برابر والی گیلری سے تانگ جھانک کی تھی۔ نہ کر رانی، پاگل ہوئی ہے کیا؟ اس کے گھرکنے پر رانی جالی سے دور ہٹ گئی۔ جب تک تیرے بچے نہیں ہوں گے تیرا بچپنا نہیں جائے گا۔ اس کے مزید ٹمٹنے پر رانی کھلکھلائی تھی۔ رحم کرو باجی، ایک نکٹھو شوہر کو پال رہی ہوں، کیا کافی نہیں؟ اچھا بس اب اپنے شوہر کی برائیاں کرنے نہ بیٹھ جانا، شکر کرو سر پر صاحبان تو موجود ہے۔ مدھم لہجے میں بولتی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا سی بند رنگ عمارتوں والے اس علاقے میں سب کچھ گھٹا گھٹا سا اور اجنبی تھا۔ فرش کا اکھڑا سیمنٹ دیواروں پر بھی قائم نہ تھا۔ گیلری کی زنگ آلود جالیوں سے باہر کی چیخو پکار، پھیری والوں کو چبھتی آوازیں تیسری منزل پر اس کے فلیٹ تک بخوبی پہنچ سکتی تھی، مگر یہ سب برداشت تو کرنا ہی تھا۔ جس کو زیادہ شدت سے حاصل کرنے کی لگن ہو اسے پانے کے لیے ہمیشہ ہی دشواریوں کو عبور کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ایک جانے والے کے تعلقات اس علاقے کے مسجد کے امام صاحب سے تھے۔ ان کے توسط سے ہی اس تنہا انسان کو یہاں رہائش کا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ امام صاحب اس علاقے کی بزرگ شخصیت اور کافی اثر و رسوخ رکھنے والے بندے تھے۔ فلیٹوں کی ایک یونین تھی جو اس علاقے کے معاملات دیکھتی تھی۔ اس یونین کے ممبرز میں امام صاحب بھی شامل تھے، مگر اس علاقے میں رہنا اس کے لیے شاید اتنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پڑوسی کے بارے میں یہاں کے رہائشی کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس فلیٹ میں آنے کے بعد وہ جب فجر کی اذان پر اپنے فلیٹ سے نکلا تو سامنے والے فلیٹ میں رہنے والے شیخ صاحب سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ سیڑھیاں اترنے تک سلام دعا اور رسمی تعارف ہو گیا تو اچانک بولے، دیکھو داؤد میاں، تم جوان آدمی ہو، چھڑے چھانٹ ہو، اول تو تمہیں ایسے فلیٹ میں رہنے کی حامی نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن اب اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو بہتر کہ اپنے پڑوس میں موجود فتنے سے خود کو ہر ممکن طور پر بچائے رکھنا۔ بڑے میاں کے ذو معنی لہجے نے اسے چونکا دیا تھا۔ کیسا فتنہ شیخ صاحب، میرے پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں؟ وہ خریدنے والے انداز میں بولا تھا۔ دیکھو میاں، اب اپنے منہ سے کیا کہوں، مگر عورت بھی کوئی معمولی فتنہ نہیں، عورت بھی وہ جو پیشہ ور رقاصہ ہے۔ کسی کے کردار کے بارے میں بات کرنا مجھے گوارا نہیں۔ یہاں رہو گے تو آہستہ آہستہ خود سب جان جاؤ گے۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ کسی دوسرے فلیٹ کے خالی ہونے تک زبان بند اور آنکھیں کان کھلے رکھنا۔ شیخ صاحب کی یہ ہدایت سننے کے بعد وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ نماز کے بعد وہ مسجد سے منسلک امام صاحب کے حجرے میں چلا آیا۔ ان کی تاکید تھی کہ جب تک وہ کوئی ملازمت حاصل نہیں کر لیتا وہ تینوں وقت کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھائے۔ ناشتے کے دوران اس نے شیخ صاحب کی گفتگو کے بارے میں ان سے ذکر کیا تو وہ پہلے زیر لب مسکرائے، پھر بولے، برخودار، یہ معاشرہ اکثر کسی تنہا عورت کے بارے میں صرف ایک ہی رائے رکھتا ہے، غلط رائے، اور وہ غلط ہی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے تمہیں اس عورت کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ مسجد میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست بھی اسی عورت نے کروایا ہے؟ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ وہ یہاں کتنے ہی ضرورت مند لوگوں کے کام آتی رہی ہے، مگر کبھی چرچا نہیں کرتی۔ جس کام کی وجہ سے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس عورت نے اس کام سے ہی کنارہ کشی کر لی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں، باوجود اس کے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی، مگر فلیٹ اس کا ذاتی ہے، ورنہ شاید اب تک وہ یہاں سے کہیں اور جا چکی ہوتی۔ بہرحال تم میری ذمہ داری پر یہاں رہ رہے ہو، مجھے تمہاری شرافت پر بھروسہ ہے، بے فکر ہو۔ زرگون میری بیٹی جیسی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے کردار پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس سب کے باوجود تم اپنی رہائش اگر بدلنا چاہتے ہو تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ امام صاحب کی اس تفصیلی گفتگو کو سننے کے بعد کچھ اور کہنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مغرب کا وقت قریب تھا جب دروازہ بجا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ انجان چہرے کو دیکھتا دم بخود سا ہو گیا تھا۔ آسمانی دوپٹے کے حالے میں وہ چہرہ عجیب سی روشنی سے دھمک رہا تھا۔ اپنے بارے میں وہ فخر رکھتا تھا کہ اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا ہے، مگر سامنے موجود عورت کا سر اس کے کاندھے تک پہنچتا اس کے فخر کو کم کر رہا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ اونچی گردن کو وہ مزید اکڑائے ہوئے تھی۔ کسی خاتون کو بھیج دیں؟ نظروں کا رخ بدلتی وہ بولی تھی، مگر داؤد نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ میں نے کہا ہے کسی خاتون کو بھیج دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ اس بار اس کے سپاٹ لہجے میں بیزاری تھی۔ یہاں کوئی خاتون نہیں، میں یہاں تنہا رہتا ہوں۔ داؤد کے جواب پر اس کی کشادہ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ لیکن یہاں تو کسی تنہا آدمی کو فلیٹ نہیں دیا جاتا اور نہ تنہا عورت کو رہنے نہیں دیا جاتا۔ وہ کچھ تلخی اور ناگواری سے بولی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو کس کی سفارش پر یہاں رہنے کے لیے فلیٹ دیا گیا ہے؟ امام صاحب کی سفارش پر۔ اس علاقے کی مسجد کے امام صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟
वो हैरत सदा लहजे में बोली थी। जवाबन दाऊद अस्पात में सारे हिलाता उसके चेहरे से निगाह नहीं हटा सका था। अच्छा, कुछ तजब्जब में मुब्तला वो जाते जाते एकदम रुकी थी। मुझे ये पूछना था कि 3 दिन से बराबर मैं अपनी मुलाजमा के हाथ खाना बेच रही हूँ, मगर आप खाना वापस क्यों कर देते हैं? आपका बेहद शुक्रिया, मगर इमाम साहब की ताकीद पर मैं खाना उनके साथ ही खाता हूँ। तो ये पहले बता देना था ताकि मैं जरा ज्यादा खाना उनकी तरफ पहुंचाती। मैं तो मामूल की तरह ही उनका खाना बेचती रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि इमाम साहब के लिए खाना आप बेचती हैं। आप ये शिकायत इमाम साहब से करती तो अच्छा था। उसके संजीदा लहजे पर जरगोन के तासरात बदले थे। अगले ही पल वो मजीद कुछ बोले बिना उसके सामने से हटती अपने फ्लैट में चली गई। जबकि दरवाजा वापस बंद करते दाऊद ने जाने कितनी देर बाद अपनी रुकी हुई सांसों को बहाल करने की कोशिश की थी। स्याह चादर लपेटे बैग कंधे पर लटकाए वो उस वक्त मस्जिद की सीढ़ियों के करीब ही इमाम साहब से बात कर रही थी। आप जानते भी हैं कि यहाँ बस मौका चाहिए होता है मेरे खिलाफ बातें करने का। मेरी हर हरकत पर नजर रखी जाती है ताकि मेरा यहाँ रहना और मुश्किल बनाया जा सके। उसके बावजूद आपने एक ऐसे शख्स को मेरे बराबर लाकर रख दिया है जो बिल्कुल तनहा है। राय का पहाड़ बनाने वाले कम है क्या यहाँ? वो शदीद नाराज हुई थी। देखो बेटी, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि सिर्फ चंद ऐसे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं उनके लिए खुद को परेशान रखने की बजाय उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, क्योंकि तुम भी उनके साथ मुखलिस हो। रह गई बात दाऊद की, तो वो बहुत जरूरतमंद था। मेरे एक जानने वाले के तवस से मेरे पास मदद के लिए आया था। सबसे बढ़कर मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये बात सब जानते हैं और दाऊद को भी मैं अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाया हूँ। ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि कोई उंगली तुम्हारी तरफ ना उठे। इत्मीनान रखो, वो एक शरीफ इंसान है। इंसान की फितरत को पहचानना हो तो उसके करीब रहो, उसके साथ खाना खाओ। और मैं पिछले 1 हफ्ते से ये दोनों काम कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह साबित नहीं होगा। इमाम साहब के खामोश होने पर वो भी चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। स्याह रंग के कमीज शलवार में मलबूस वो आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाता मस्जिद की तरफ आया था। एक सरसरी निगाह जरकोन पर डालते हुए उसने सलाम के साथ इमाम साहब से मुसाफा किया था और फिर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर अपनी पेशावरी चप्पल उतारने लगा था। ये दाऊद है जिसकी तुम शिकायत कर रही। मैंने उसे कहा था दरवाजे पर आया रिस्क वापस नहीं लौटाया जाता, मगर ये उससे अनजाने में सरजद हुआ। क्यों दाऊद? ताइदी नजरों से इमाम साहब ने उसे भी देखा था जो वापस उठ खड़ा हुआ था। जी, मुझसे गलती हुई है और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। दाऊद के संजीदा लहजे पर जरगोन ने एक नखुवत भरी निगाह उस पर डाली थी, जो शायद मुखातिब तो जरगोन से ही था मगर मुतवज्जा वो इमाम साहब की तरफ था। अच्छी बात है, अपनी गलती तस्लीम कर लेने में ही बड़ाई है। जरगोन, इंशाल्लाह तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी दाऊद की तरफ से। आगे की बात रहने दें, अभी जरा इनको समझा दें। कुरान पाक तलावत फजर की नमाज के बाद किया करें। रात के 3 बजे इतनी बुलंद आवाज में तलावत करते हैं कि कब्र का मुर्दा भी कलमा पढ़ तक उठकर बैठ जाए। दरमियान में वो जिस तरह तिनक कर बोली थी, इमाम साहब ने भी दंग होकर पहले उसे फिर दाऊद को देखा था। इनकी ये बात तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा इमाम साहब। नई जगह है, मुझे नींद नहीं आती तो मैं तलावत करने लग जाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? दूसरों की नींद भी खराब कर दी जाए? इस बार बराह रास्त वो नागवारी से दाऊद को देखते हुए बोली थी। जरगोन, यहाँ कुरान पाक की तिलावत की बात हो रही है। इमाम साहब के तंबीही लहजे पर वो पूरी तरह शर्मिंदा हुई थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तिलावत जरूर करें, मगर जरा आवाज हल्की रखा करें या फिर फजर के बाद किया करें। उस वक्त तक तो मैं बेदार हो जाती हूँ। वो शर्मिंदा लहजे में बोली थी। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा इसे। तुम्हें जाना है, अब देर मत करो। ध्यान से जाना, अल्लाह की अमान में। उसके सर पर हाथ रखते हुए वो बोले थे। इमाम साहब, हाथ में जायका ना हो बर्दाश्त हो जाता है, जुबान की तरशी नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है। यकदम दाऊद के संजीदा जिताने वाले अंदाज पर जरकोन ने रुक कर उसे देखा था। दाऊद, आज मुअज्जिन साहब बलालत की वजह से नहीं आ सकेंगे। तुम जाकर वुजू करो, अजान तुम्हें देनी है। मुस्कुराहट छुपाते हुए इमाम साहब ने उसे फौरन मस्जिद में जाने का इशारा दिया था। खुदा हाफिज इमाम साहब। इमाम साहब को मुखातिब करती वो खा जाने वाली एक निगाह मस्जिद में जाते दाऊद पर डालती आगे बढ़ गई थी। रात सर्द थी मगर ठठरा देने वाली नहीं। सन्नाटा हर सिमट फैला था, मगर रात की तारीकी चढ़ते चांद की रोशनी में बहुत ज्यादा गहरी ना थी। दूर सड़क के किनारे उगी खारदार झाड़ियों में घूमते आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें उसे वक्तन फवक्तन चौंका रही थीं। जो गैलरी में ही कुर्सी पर गर्म शाल ओढ़े जर्द बल्ब की बीमार सी रोशनी में कोई किताब पढ़ने में मगन थी।
गहरी खामोशी में किसी के खनकाने की आवाज पर उसने चौंक कर दरमियानी ग्रिल के उस पार मौजूद दाऊद को देखा था, जो अपनी गैलरी की बाउंड्री पर बाजू टिकाए आसमान की तरफ मुतवज्जा था। किताब बंद करके जरगोन कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। अगर आप मेरी वजह से जा रही तो रुक जाएं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी आपके इसके आहनी पिंजरे को तोड़कर आप तक पहुंचने का मेरा कोई इरादा नहीं। दाऊद का यूं मुखातिब करना जहां उसके लिए गैर मुतवक्का था, वहीं उसकी इस जुर्रत ने जरगोन को नागवारी में मुब्तला कर दिया था। वैसे ये सच था कि यहाँ सिर्फ उसकी गैलरी ही चारों तरफ से आहनी ग्रिल से बंद थी। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ जा रही हूँ? ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे बैठूं, मेरी मर्जी है। नागवारी से वो बोली थी और फिर एक झटके से कुर्सी का रुख बदल कर बैठी। वो दोबारा किताब खोल चुकी थी। उसकी पुश्त से निगाह हटाता वो दोबारा आसमान का जायजा लेने लगा था। ये सच ही है, इंसान के पास घर, दौलत, गाड़ी, आसाइशें ना हो तो दुनिया उसे दो कौड़ी का भी नहीं समझती। वो जाने किससे मुखातिब था। गर्दन मोड़कर जरगोन ने उसे देखा था, और जो इस कदीम सच पर ईमान रखता है वो जेब से ही नहीं दिमाग से भी कल्लाश होता है। बेकार के शिकवे। खौफ से बोलती हुई दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। आप यकीनन मुझ पर तंज कर रही हैं, मगर मैंने शिकवा नहीं किया। ये सच मैं अक्सर खुद को सुनाता हूँ ताकि मेरे अंदर आगे बढ़ने की, इस दुनिया में कोई अच्छा मकाम हासिल करने की जुस्तजू लगन बढ़ती रहे। आपने भी गलत नहीं कहा, जमीनी हकीकतों पर सबका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, मगर कलाश की तारीफ दुनिया में वही है जो मैंने बयान की। उसकी आवाज सुनते हुए जग्गू ने गहरी सांस लेकर किताब बंद की थी और फिर दोबारा गर्दन मोड़कर उसे देखा था। जद्दी पुश्ती कलाश हो? उसके सवाल पर बाउंड्री से पुश्त टिकाए खड़े दाऊद ने कुछ खजालत से सर पर हाथ फेरा था। जिस इंसान की जुबान में ठास ना हो, जिसके दिल में किसी का दर्द महसूस करने की अहलियत ना हो, जिसकी नीयत में सच्चाई और अमल में खुलूस ना हो, जिसका ज़र्फ किसी जरूरतमंद की जरूरत सुनने पर भी आमादा ना हो, फिर वो चाहे सोने की ईंटों और दौलत के अंबार के दरमियान रहता हो, यकीनन वो कलाश है। खुद से मुहातब होने वाले अंदाज में बोलती वो कुर्सी से उठ गई थी। खुद को काबिल रहम और काबिल तर्ज समझने वाला इंसान कभी इन दुश्वारियों को अबूर नहीं कर सकता जो आगे बढ़ने के मराहल में दरपेश आती हैं। कुर्सी एक तरफ कट्टी वो बोली थी और फिर एक चुटती सी निगाह दाऊद की सिम डालती वहां से चली गई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ जर्द बल्ब की रोशनी भी गुम हो गई। किसी गहरी सोच में गुम वो अपनी जगह मौजूद उस कुर्सी को ही देख रहा था जहां चंद लम्हों पहले जरगोन बराजमान थी। सुबह का ही वक्त था जब तेज आवाजों पर उसकी नींद टूटी थी। शोर शराबा, औरतों और बच्चों के झगड़े अब उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, मगर उसके हैरान होने की वजह वो तेज आवाज थी जो सबसे ज्यादा बुलंद थी। वो रह नहीं सका तो दरवाजा खोलकर बाहर का जायजा लिया था। ऐसा लगता था कि जैसे बिल्डिंग की तमाम औरतें वहां मौजूद हैं और उन सब के दरमियान लाल बबोका चेहरे के साथ हलक के बाल चीखती जाने किन लोगों को वो कोस रही थी। सारा फसाद इस मोहल्ले की कमेटी वालों ने फैला रखा है। एड़ियां रगड़ते मर जाएंगे मुझे बदकमाश साबित करने में। एक औरत को बदनाम करने वाले बड़े शरीफ मर्द बने घूमते फिरते हैं। हिम्मत है तो क्यों बासपुरस नहीं करते इन गली के आवारा कुत्तों से। इस महीने में तीसरी बार ये जलील हरकत की है इन कमीनों ने। कल अगर आप में से किसी के दरवाजे के आगे शराब की खाली बोतलें फेंकी गई तो भी क्या करेंगे? ये गैरत तब जागेगी जब इनके दरवाजे पे ये नजस चीजें फेंकी जाएंगी। उसकी घसीली आवाजों को सुनता वो रानी की तरफ मुतवज्जा था जो एक थैली में दरवाजे के सामने बिखरी बोतलें उठाकर डाल रही थी। वो देख चुका था, बोतलों पर बाकायदा लेबल चिपका था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह किस किस्म की चीज है। जरगोन की हमायत में कुछ और औरतें भी बोल रही थी। जिस तरह उसने दरवाजा खोला था उसी खामोशी से दरवाजा भी बंद कर दिया था। इस मामले में वो क्या कर सकता था? बहरहाल एक चीज का अंदाजा उसे हो गया था। इस इमारत में रहने वाली तमाम खवातीन से जरगोन के ताल्लुकात अच्छे थे, लेन देन और आना जाना भी था। इमाम साहब ने ठीक ही कहा था। चंद लोग हैं जो जरगोन के लिए कीना दिल में रखते हैं, माजी के उसके पेशे की वजह से, या फिर उसका कसूर ये था कि उसकी ढाल बनने वाला कोई मर्द उसके घर में नहीं था। आप उस कमेटी में शामिल हैं, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं जो यहाँ अकेली औरत को तंग कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर वो इमाम साहब के मुकाबिल महवे गुफ्तगू था। बहुत समझाया है मैंने उन लड़कों को, मगर जो अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह ना करे
وہ کیا کسی کی عزت کریں گے؟ میں اگر زرگون کو نہ روکتا تو وہ بہت پہلے ہی پولیس اسٹیشن جا کر ان لڑکوں کے خلاف رپورٹ کرتی، مگر وہ کب تک تھانے میں قید رہیں گے؟ یہ قدم اٹھا کر زرگون کا البتہ یہاں رہنا مزید مشکل ہو سکتا تھا۔ اسے اگر اپنی ضد میں اسی طرح تنہا زندگی گزارنی ہے تو صبر اور خاموشی میں ہی اس کی عافیت ہے۔ ضد کیسی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ میں نے کئی بار اسے مشورہ دیا ہے کہ اسے شادی کر لینی چاہیے، مگر وہ نہیں مانتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان حالات کا صرف یہی ایک حل ہے۔ امام صاحب کا جواب سن کر وہ خاموش رہا تھا۔ تمہاری نوکری کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ امام صاحب کے سوال پر وہ ایک لمحہ گڑبڑایا تھا۔ ایک دو جگہ سے امید ہے کہ بات بن جائے گی۔ اچھی بات ہے، نوکری لگ جائے تو پھر سب سے پہلے شادی کے بارے میں سوچنا۔ اب تک تو تمہیں 2-4 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا۔ امام صاحب کے سادہ لہجے پر خجالت سے مسکرا کر رہ گیا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی وہ دوسری منزل پر پہنچی تھی کہ نگاہ داؤد پر پڑی۔ سامان کا شاپر مرزا صاحب کی بیگم کو تھما کر وہ ان کی دعائیں لیتا بس ایک پل کے لیے زرگون کی طرف متوجہ ہوا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ مگر زرگون کو مرزا صاحب کی بیگم نے روک لیا تھا۔ اندر تو آؤ، کتنے دن ہو گئے تم نے خبر تک نہیں لی، شانوں سے کہہ کر بلوایا بھی تھا تمہیں۔ اس کے دروازے پر ہی خیر خیریت پوچھنے پر وہ شکایت کر رہی تھی، بابی اس وقت جانے دے، آج بوتیک میں بہت کام تھا، 1-2 دن تک تو ضرور آؤں گی، شانوں کے ہاتھ سے بنے چائے پکوڑے کھانے۔ اس نے سلیقے سے انکار کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ذرا ایک بات سنتی جاؤ، میں سوچ رہی ہوں یہ داؤ تو بہت اچھے کردار کا ہے، جو کام کہو بڑی فرما برداری سے کر دیتا ہے، بہت ہی شریف ہے، ہمیشہ سلام بھی نظر جھکا کر کرتا ہے، شانوں کے ابو بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں، وہی بتا رہے تھے کہ امام صاحب بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ بابی کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس سے طول پکڑتے تعریف نامے نے زرگون کو کوفت میں مبتلا کیا تھا، تبھی ان کی بات کاٹ کر بولی، سنو گی تو پتا چلے گا نا، چپ کر کے سنو، وہی بتا رہی ہوں۔ ان کے گرکنے پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ میں نے شانوں کے ابو سے کہا کہ وہ امام صاحب سے بات کریں، مگر انہوں نے کہا کہ تم اگر امام صاحب سے بات کر لو تو زیادہ اچھا ہے، وہ تمہاری بات ضرور سنیں گے۔ اب جلدی سے وہ بات بتا دے جو امام صاحب سے کرنی ہے۔ ان کی طویل ہوتی تمہید پر وہ پھر رک گئی تھی۔ یہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ داؤد ہمارا داماد بن جائے۔ کیا؟ زرگون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بابی کچھ اللہ کا خوف کریں، شانو آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، مشکل سے بھی 18 سال کی ہوگی، ابھی اسے پڑھنے دیں۔ بس پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، اچھا خاصا رشتہ میری نظروں کے سامنے ہے تو کیسے نظر انداز کر دوں؟ مگر بابی آپ کیا کوئی بھی شاید اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوگا، اسے یہاں آئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے۔ وہ حق تک تھی۔ امام صاحب اسے جانتے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے چہرے مہرے انداز اتوار سے صاف لگتا ہے کہ اس کا تعلق بہت اچھے خاندان سے ہے۔ بس تم کسی طرح امام صاحب سے بات کر کے اس معاملے کو آگے بڑھا دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ جس طرح اس کا ہاتھ پکڑے التجا کر رہی تھی، زرگون کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا کہے۔ بابی آپ کہتی ہیں تو میں ضرور امام صاحب سے بات کروں گی، مگر ایک بار پھر سوچ لیں، شانو بھی پڑھنا چاہتی ہے، یہ رشتہ بے جوڑ ہوگا، شانو بھی بہت کم عمر ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کی ماں ہوں، زیادہ بہتر سمجھتی ہوں، برا مت مانا، تمہاری جتنی عمر تک وہ کنواری بیٹھی رہے گی تو کون پوچھے گا اسے، تمہاری بات الگ ہے، مگر زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، شانو بہت معصوم ہے، ہمارے بعد کوئی نہ ہوگا اس کے آگے پیچھے۔ ان کے کچھ تلخ لہجے پر زرگون کے تاثرات بدلے تھے، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ آج رات ان کی معمول سے زیادہ تھی، حسب معمول وہ کرسی پر پاؤں رکھے بیٹھی تھی، مگر گیلری میں آج زرد روشنی نہیں بلکہ چاند کی تیز روشنی پھیلی تھی۔ گلا کھنکارتے ہوئے داؤد کو آج بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے مخاطب کرے گی، نہ ہی پہل کرنے کی وہ دوبارہ کوشش کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کے آمد کو جان لینے کے بعد زرگون نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو باؤنڈری پر جھکا نیچے کمپاؤنڈ کا جائزہ لیتا لا تعلق نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا بات سنو۔ اس کی پکار پر وہ متوجہ ہوتا بے یقین سا تھا۔ تم کو کچھ بتانا تھا، مگر تم پہلے بیٹھ جاؤ، اس طرح تو باہر سے کسی کی بھی نگاہ پڑے گی تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ تم مجھ سے بات کر رہی ہو۔ ایک تو تم شروع ہوتے ہو تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ جی بجا فرمایا، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ حیران ہوتا وہ فوراً باؤنڈری والی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سوشل ورک کب سے شروع کر رکھا ہے تم نے؟ مطلب لوگوں کو سودا صرف لا کر دینا وغیرہ؟ وہ خشمگین لہجے میں بولی تھی۔ ابھی کہیں ملازمت نہیں لگی ہے، فارغ وقت میں اگر میں کسی کے کام آ جاتا ہوں تو کیا بری بات ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اس کا ثمر بھی تمہیں مل رہا ہے۔
वो दरमियान में बोली थी। कैसा समर? मैं समझा नहीं। वो उलझा था। मिर्जा साहब और उनकी बेगम तुम्हें इस हद तक पसंद करने लगे हैं कि तुम्हें अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। उसके इस इंकशाफ ने दाऊद को दंग किया था। वो चाहती है कि इसके बारे में इमाम साहब से बात करूं, क्योंकि तुम उनकी बात जरूर मानोगे, ये उनका ख्याल है। गमलों में खिले सदाबहार के सफेद फूलों पर निगाह जमाए वो बोली थी। अम्मा, आपको इमाम साहब से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं। पहले इस काबिल तो हो जाऊं कि ऐसी कोई जिम्मेदारी उठा सकूं। मगर इमाम साहब तक मुझे ये बात पहुंचानी होगी, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, वरना मैं भाभी की यानी मिर्जा साहब की बेगम की फितरत से वाकिफ हूँ। वो यही समझेंगी कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि उनकी बेटी की शादी हो। मगर वो ऐसा क्यों समझेंगी? वो हैरत से बोला था। उनकी सोच, उनको ये डर भी है कि अगर उनकी बेटी की उम्र मेरे जितनी उम्र तक पहुंच गई तो। यकदम वो रुकी थी, रूहानी से बोलते हुए, और फिर गहरी सांस भरकर जालियों की सिमत देखा था। दाऊद उसी की तरफ मुतवज्जा था। अगर आपको मेरी वजह से कुछ गलत सुनना पड़ा है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, वो बोला था। बहरहाल आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, मैं फिर इमाम साहब से खुद बात कर लूंगा। एक बार सोच लेना, मिर्जा साहब के पास जो कुछ भी है सब उनकी बेटी के नाम है। तुम्हें मुलाजमत के चक्कर में जूते चटखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरगोन के मशवरे ने उसे वहशत में मुब्तला किया था। मैं ये सोच भी नहीं सकता। मुझे जो कुछ करना है अपने बलबूते पर करना है, किसी को जरिया बनाकर नहीं, वो फौरन बोला था। दूसरी जानब वो खामोश रहकर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी, लेकिन कुछ याद आने पर दोबारा उसके देखा था। सुनो, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम कुरान की तिलावत करना ही बंद कर दो। मैं तो इस तरह और गुनाहगार हो जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तिलावत करना खत्म कर दूं? बस आपकी शिकायत के बाद मैं अब मस्जिद में ही कुरान पढ़ता हूँ। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। बराए मेहरबानी जिस तरह पहले तुम तिलावत करते थे उससे ही जारी रखो, वरना मेरी वजह से किसी के घर से बरकत निकल जाए, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। कतई लहजे में बोलते हुए गुस्से से उठ गई थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो यकदम बोलता उसके कदम रोक गया था। वो किस लिए? जरगोन उलझी थी। इसलिए कि आपने मुझे मुखातिब किया, मुझसे बातें की। ऐसा मजबूरन करना पड़ा मुझे। वो दरमियान में सदमहरी से बोली और फिर आंखों से ओझल होती चली गई। गहरी सांस लेता दाऊद अपनी जगह से उठा था। इस औरत के मिजाज को समझना यहाँ इस जगह रहने से भी ज्यादा कठिन है। वो सोच कर रह गया था। कुछ लोग उलझे दागों की तरह होते हैं, बस सुलझाने वाले हाथ चाहिए होते हैं। जरा सी तवज्जो और कोशिश से वो खुद ब खुद सुलझते जाते हैं। जिस कदर रखाई से मिर्जा साहब की सोजा मोहतरमा मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेरा है, दिल तो चाहता है जाकर जरा पूछूं कहाँ के शहजादा गुलफाम हो जो मुंह भरकर इनकार कर दिया। हजार बहाने होते हैं जान छुड़ाने के। अब देखना, मिर्जा साहब की बेगम अगली बार सामना होने पर जरूर मेरी उम्र और मेरे हालात को रोना रोकर अपनी बेटी के लिए होलती रहेंगी। एक तो ये माँ बाप अक्सर भूल ही जाते हैं कि अल्लाह ने उनको औलाद दी है, औलाद की बेहतर परवरिश की जिम्मेदारी दी है, मगर उसके नसीब और तकदीर के मामलात और इख्तियारात नहीं दिए हैं। कुछ मामलात अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होते हैं, उसमें दखल अंदाजी का हक किसी को नहीं, मगर कोई समझे तब ना। वो शदीद बिगड़े तेवरों के साथ बोली थी। बाजी चले कमरे में चलकर बात करते हैं। रानी ने कुछ होल कर उसे गैलरी से जाना चाहा था। क्यों जाऊं कमरे में, यही बोलूंगी, जिसे सुनना है सुन ले, वो नागवारी से बोली थी। बात कोई हो, मिर्जा साहब की बेगम मेरी जिंदगी पर सद अफसोस करना नहीं भूलती, जैसे मैं दूसरों की मोहताज बैठी हूँ। मुझे आज तक वो किताब नहीं मिली जिसमें ये लिखा है कि औरत को उसकी बढ़ती उम्र का खौफ दिलाते रहो, यानी अपने साथ उस औरत का भी अल्लाह की ज़ात से भरोसा खत्म करने की कोशिश करते रहो। हद होती गफलत की भी। अल्लाह की नेमतें, नवाज़िशें और एहसानात बंदे की उम्र के मुताबिक मुतय्यन नहीं है, ना ही उनकी कोई हद है। महद से लहद तक बंदे पर अल्लाह के एहसानात और नवाजिशों की बारिश होती रहती है। हर आने वाला दिन एक पैगाम है कि अल्लाह ने अपने बंदे को गुनाहों से तौबा करने, शुक्र अदा करने और नेक अमल करने का एक और मौका दिया है। अगली सांस दी, हफ्ते, महीने, साल अता किए, तो फिर क्यों दुनिया इन एहसानात को बढ़ती उम्र की खौफनाक तरीके का नाम देती है? और फिर ये तरीके जब अपने अंदर कई तरीक रास्ते खोल देती है तो उनकी तरफ बढ़ने पर औरत के किरदार पर उंगली उठाई जाती है। आफरीन है इस मंतक पर। कहा तो ये जाता है कि औरत के वजूद से इस दुनिया में रंग है, मगर ये दुनिया अगर किसी की ना हुई तो औरत ही की ना हुई। उसे तो यहाँ अपनी मर्जी से रहने का इख्तियार भी नहीं मिलता। उसका लहजा थका थका और मध्यम होता बिल्कुल सन्नाटों में गिर गया था। रानी तरहम नजरों से उससे देखती रही थी, जो आंखें बंद किए पेशानी को उंगलियों से सलाती इर्द गिर्द से ही ला ताल्लुक थी।
ना सोचा करे ऐसी बातें, ना ध्यान लगाया करें लोगों की बातों पर, खामखा अपना ही दिल जलता है। खामोशी से घबराकर रानी ने उसके शहाने को सहलाया था। नहीं, मैं नहीं सोच रही कुछ, खाली हो चुका है दिमाग। वो गहरी सांस लेकर बोली थी। खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो, सारा खाना अपने साथ ले जाओ, जाने की तैयारी करो, अभी तुम्हारा शोर नीचे से आवाजें लगाना शुरू कर देगा। बोलते हुए वो कुर्सी से उठ गई थी। रानी के जाने के बाद फैला सन्नाटा उसे वहशत में मुब्तला करने लगा था। कभी कभी रानी का वजूद अपने घर में से किसी नेमत से कम नहीं लगता था। चाय का मग पकड़े वो कमरे की घुटन से निकलती, वापस मखसूस कुर्सी पर आ बैठी थी। खामोशी में सलाम करने की गंभीर आवाज पर जरगोन ने जालियों की सिमत एक निगाह डाली। वो भी नजरों के साथ चेहरे का रुख भी बदल गई थी। 3 दिनों में एक बार भी आपने मेरे सलाम का जवाब देना गवारा नहीं किया, मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हुई है? उसके सवाल पर जाने क्यों जरगोन ने गुस्से से उसे देखा था। वालेकुम सलाम, वो उड़ाई थी और अगले ही पल एक झटके से उठती वहां से चली गई थी। जोरदार आवाज के साथ बंद होते दरवाजे के बाद दाऊद के लिए भी रात की फैली तरीके में कोई कशिश बाकी नहीं रही थी। बाहर डुले फर्श पर निगाह डालता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था, जहां जरगोन फर्श को रगड़ रगड़ कर धोती रानी को कुछ हदायत दे रही थी। उसके रास्ते से हटने के इंतजार में वो रुका था कि यकदम गैर मुतवक्का तौर पर उल्टे कदमों पीछे हटकर पलट के बेध्यानी में आगे बढ़ती जरगोन उससे टकरा गई थी। गुमसुम खड़ा उस पर से निगाह नहीं हटा सका, जो सरहद से एक तरफ होती वो सर पर दुपट्टे का पल्लू डाल रही थी। गुम हवासों के साथ वो सीढ़ियां उतरना चाहता था कि अकब से उभरती जरगोन की पुकार ने कदम रोक लिए थे। बात सुनो, जोहर के बाद यहाँ से आना जाना मत करना ज्यादा, अभी यहाँ दरियां चांदनियां बीत जाएंगी। कुरान खानी के लिए सब खवातीन यहीं बैठेंगी, कोई बेपर्दगी ना हो। उसके जिताने वाले अंदाज पर वो खामोशी से सर इस बात में हिलाता सीढ़ियां उतरता चला गया था। अपने किसी काम की वजह से उसे जल्दी वापस आना भी नहीं था। असर के बाद उसकी वापसी हुई थी। उसे तोक्का नहीं थी कि कुरान खानी अब तक जारी होगी। सीढ़ियों के पास ही रुकता वो फौरन वापस पलट नहीं सका था, क्योंकि शदीद थकन हावी थी और वो अपने फ्लैट में जाकर कुछ देर सोना चाहता था। रानी की नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन सीढ़ियों की तरफ आई थी। आप जरा रुके, मैं रास्ता बनवा देती हूँ, कुरान खानी देर से शुरू हुई थी तो इसलिए। रानी, क्या बात है? जरगोन की आवाज पर वो भी उस तरफ मुतवज्जा हुआ था। सफेद बुराक लिबास में वो एक सिपारा सीने से लगाए करीब आई थी। तुमसे कहा भी था कि यहाँ कुरान खाने के लिए सब औरतें जमा होंगी, बेपर्दगी ना हो, मगर तुम फिर भी आगे मुंह उठाकर फिर यहीं जमकर खड़े हो गए हो। जाओ यहाँ से अभी। वो नागवारी से बोलती चली गई थी, जबकि शिद्दते जब से सुर्ख होते चेहरे के साथ दाऊद खामोशी से सीढ़ियां उतरता चला गया था। बाजी, जाने देती उसे अपने घर में, और यहाँ कौन इनसे पर्दा करने वाली बैठी है? रानी ने तासुब से कहा था। पड़ गया हमदर्दी का दौरा, चल अब सिपारा पर बैठकर। जरकोन ने उसे घरकते हुए साथ चलने का इशारा किया था। जैसे जैसे सर्द रात बढ़ती जा रही थी, इर्द गिर्द भी चहल पहल खत्म होती जा रही थी, मगर वो मुस्तकिल मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा रहा था। कदमों की आहट पर बस उसने एक नजर सर उठाकर इमाम साहब को देखा था। इससे पहले कि इमाम साहब उसे मुखातिब करते, एक बच्चे के साथ रानी खाने के बर्तन उठाई चली आई थी। खाना शुरू होने में देर होगी, इसलिए आपके लिए भी देर से लाई हूँ। जरगोन को जाकर कहो अगर वो चाहती कि मैं ये खाना कबूल कर लूँ तो खुद ये खाना लेकर यहाँ आए। उससे बता दो जाकर, मैं बहुत नाराज हूँ उससे। इमाम साहब की सख्त ताकीद पर रानी ने गड़बड़ाकर एक नजर दाऊद को देखा और फिर अस्पात में सारे हिलाती फौरन वापस चली गई थी। मुझे लगा तुम गुस्से में सारी रात यहीं बैठ कर न गुजार दो, इसलिए मैंने जरगोन को बुलाया है। इमाम साहब माफ कीजिएगा, मगर ना तो मैं इस औरत की आपकी बात सुनना चाहता हूँ और ना ही उसकी मौजूदगी में यहाँ रहना चाहता हूँ। शदीद नागवारी से बोलता वो उठ खड़ा हुआ था। दाऊद, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसने गलती की है, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वो तुमसे माफी मांगेगी। मुझे उसकी जरूरत नहीं है इमाम साहब, मुझसे आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की। इतनी खवातीन के सामने उसने मुझे खरी खरी सुनाकर शर्मिंदा किया, बेइज्जत किया। दाऊद, हालात के सख्ती ने उसकी जुबान में तलखियां भर दी हैं, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। बहरहाल ये मेरी जिम्मेदारी कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाऊं। उसे माफी मांगनी होगी। अब आगे तुम्हारा सर्व, मैं मजबूर नहीं करूंगा। इमाम साहब शायद मजीद भी कुछ कहते, मगर रानी के साथ आते जरगोन की वजह से वो खामोश हो गए थे। जरगोन, जब तुम्हें पता कि वो आने जाने का रास्ता है तो उसे बंद करने से पहले तुम्हें अपने पड़ोसी से इजाजत लेनी चाहिए थी, या नहीं? एक तो तुमने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, और मजीद ये कि उसे उसके घर में जाने से भी ना सिर्फ रोका बल्कि बदतमीजी से भी पेश आई हो। मैंने तो बड़े यकीन से दाऊद से कहा था कि तुम्हारी तरफ से उसे कोई शिकायत नहीं होगी।
तुमने मेरी जुबान का भी ख्याल नहीं रखा, तो अब दाऊद से माफी भी मैं ही मांग लेता हूँ। इमाम साहब के बहुत सख्ती से ये सब कहने पर ज़रगोन का रंग तो पहले ही उड़ चुका था। उनके आखिरी बात पर वो नादम भी हो गई थी। आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती तो मेरी है। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था कि वो आने जाने का वाहिद रास्ता है। एक पल को रुककर उसने दाऊद को देखा था, जो गहरे संजीदा तासरात के साथ दूसरी सिमत मुतवज्जा था। मैंने जो गलत किया और जो कहा उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आइंदा आपको मुझसे ऐसी शिकायत नहीं होगी। माथे पर बल डाले न चार वो ये सब बोल गई थी। दूसरी जानब दाऊद किसी भी जानिब देखे बगैर चुपचाप दरमियान से निकल गया था। इमाम साहब के पुकारने पर भी नहीं रुका था। इमाम साहब, आपने गैर मर्द से माफी मंगवा दी। दाऊद के जाते ही वो शिकवा कर गई थी। सबके सामने किसी गैर मर्द को खरी खरी ना सुनाती तो ये नौबत ना आती। इमाम साहब के कहने पर वो लाजवाब सी होकर मजीद कुछ नहीं बोली थी। रानी के हम कदम वो वापस जा रही थी जब सीटियों की आवाज पर उसके कदम रुके थे। ज़रगोन का खून खोल उठा था। गनीमत था कि रानी साथ थी। उसका बाजू पकड़कर रानी तेजी से आगे बढ़ गई थी। सबके खाना खा लेने के बावजूद काफी खाना बच गया था, लिहाजा वो खाना सबके घरों में भी उसने रानी के हाथ भेजा। इसी मसरूफियत में काफी वक्त गुजर गया और रानी का शौहर रानी को लेने आ पहुंचा। सफाई का काम अपने जिम्मे लेकर उसने रानी को जाने की इजाजत दे दी थी, मगर बाहर बिछी भारी दरियों और चादरों का हशर देकर उसे होल उठ रहे थे। शेख साहब ने पहले ही जता दिया था कि बाहर किसी किस्म की गंदगी या फैलावा बाकी न रहे। उनको ये कहने का हक भी था, क्योंकि वो बाहर के इस तमाम हिस्से की सफाई वगैरह करवाते रहते थे। जरा से कचरे पर वो अपने साथ वाले पड़ोसी से भी भिड़ जाया करते थे। जद बल्ब की तेज रोशनी में वो चादर को झटक झटक कर गिरे हुए चावलों को दरमियान में लाने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। सफेद दुपट्टा समेट कर शाने से लटक रहा था। स्याह बालों की दराज चोटी दूसरे शाने से रास्ता बनाती बल खाती सामने आ गई थी। कुछ आजाद आवारा लटे उसके शफाफ मलीज चेहरे के गिरा हाथा किए हुए थी। वह मुश्किल तमाम चादर के लपेटे हुए उसकी निगाह सीढ़ियों तक गई थी, जबकि फौरन नजर चुराते दाऊद के साकत कदमों में हरकत आ गई थी। सरहद से अपने फ्लैट की जानिब वो बढ़ रहा था जब शेख साहब की पारदार आवाज ने उसे मुतवज्जा किया था। इतना वक्त गुजरने के बावजूद यहाँ से सफाई नहीं हुई। सुबह मुझे यहाँ जरा भी गंदगी नजर ना आए। 1000 बार आप ये बात जिता चुके हैं। अल्लाह का कलाम पढ़ा गया था यहाँ, उसका ही लिहाज रख लें। कोई रक्सो निशात की महफिल तो नहीं सजा रखी थी मैंने। वो जब्त ना कर सकी तो तिलमिलाकर बोल गई थी, तुम जैसी औरतों का कुछ भरोसा नहीं, जो ना करो कम है। शेख साहब तलही और तंज के साथ बुड़बुड़ाते अपने फ्लैट में चले गए। दाऊद ने गहरी नजर ज़रगोन के सुर्ख आग बगोला होते चेहरे को देखा था और फिर अपने घर में जाने का इरादा तर्क कर दिया था। हैरत से ज़रगोन उसे देख ली थी, जिसने खामोशी से पहले चादर और फिर दरिया भी मिनटों में झाड़कर तह लगा दी थी। आप अपने फ्लैट में चली जाए, मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। उसे वहीं रुके देखकर दाऊद ने कहा था, तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? सुना नहीं वो बड़े मियाँ क्या कह गए? मुझ जैसी औरत का कोई भरोसा नहीं। वो जले कटे लहजे में बोली थी, सुना था, मगर मैं बहुत मजबूत हूँ, इसलिए यहाँ मौजूद हूँ। कुछ था उसके लहजे में कि ज़रगोन ने चूमकर उसे देखा था। एक अजीब सी शौही ज़रगोन को उसकी आंखों में चमकती दिखाई दी थी। सरहद से निगाह चुराकर उसने तहशुदा चादर दरिया एक एक करके अपने घर में ले जाकर रखी थी। दरवाजा बंद करने से पहले जो आखिरी मंजर ज़रगोन ने देखा था वो था कि दाऊद पाइप लगाकर कॉरिडोर धोना शुरू कर चुका था। थकन और भूख से बुरा हाल था। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर वो गरम गरम बिरयानी की प्लेट उठाए गैलरी में कुर्सी पर बैठ गई थी। खाते उसने जालियों की सिम देखा था जहाँ दाऊद हल्का सा खनकारते हुए बैठ रहा था। तुमने इमाम साहब के साथ खाना खाया था? जाने क्यों वो पूछ बैठी थी। नहीं, उस वक्त भूख नहीं थी। उसके जवाब पर ज़रगोन एक पल को रुकी थी और फिर खाने से हार होकर उठ खड़ी हुई थी। मैं खाना लेकर आती हूँ। रुके बगैर वो बोलती हुई गई थी। वो जालियों के करीब ही बैठा उसका मुंतजिर था, जो कुछ ही देर में खाने की ट्रे उठाए वहां आ पहुंची थी। इश्तहा अंगेज खाने की महक ने दाऊद की भूख चमका दी थी। बढ़िया नायक, वो उससे बोला था जो आनी जालियों के दरमियान से ट्रे पकड़ा रही थी। उस वक्त मुनासिब नहीं लगा, वरना दरवाजे तक जाकर भी तुम्हें खाना दे सकती थी। फिर वापस कुर्सी पर बैठकर अपना खाना शुरू कर दिया था। इमाम साहब से आइंदा मेरी शिकायत मत करना। अब ऐसा भी क्यों बुरा भला नहीं कह दिया था मैंने कि तुम मस्जिद के सामने धरना देकर बैठ गए थे। उसके रूखे लहजे पर दाऊद ने खाने से हार रोका था। बुरा भला कह देती तो भी बुरा नहीं लगता, सबके सामने झिड़का इस चीज का बुरा लगा, वो बोला था। अच्छा, अगर वहां कोई ना होता तो तुमको मेरा झिड़कना बुरा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको हक है। उसके संजीदा लहजे पर ज़रगोन ने चूम कर उसे देखा था। आप पड़ोसन जो ठहरी, रोज आपकी वजह से अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए मिलते हैं, आपको सब कुछ कहने का हक है।
वो मजीद बोला था, लगता है बिरयानी असर कर रही है, वरना तो उस दिन इमाम साहब के सामने हाथ में जायका ना होने का ताना दे गए थे। वो नहुआ से बोली थी, वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि खाना मैं नहीं रानी बनाती है। उस दिन के लिए माजरत चाहता हूँ। दिल जला हुआ हो तो जुबान से अंगारे ही बरसते हैं, फूल नहीं। और फिर इंसान को ऐसे में परवाह ही कब होती है सही और गलत की, बस दिल के फफोले फोड़ने ही याद रहते हैं। उसके कहने पर जरगून, जो हैरत से उसे देख रही थी, बेसाख्ता मुड़ती हंसी को रोक नहीं सकी थी। दूसरी जानिब रुकी सांस के साथ नीम तारीकी में उसे देखते हुए दाऊद के दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागी थी कि वो भरपूर रोशनी में उसके हंसते चेहरे को देख सकता, मगर फिर वक्त तो जलतरंग हंसी ने उसकी समातों को सरशार कर रखा था। तुम पागल तो नहीं हो? वो मुस्कुराते लहजे में हैरत से बोली, आपको नवारा लड़कों के आवाजें कसने पर रुकना नहीं चाहिए था। दाऊद के चेहरे अचानक कहने पर वो चौंकी थी। कोई कहाँ तक नजरअंदाज कर सकता है, वो सब इमदाद के चेले हैं, जिसने शुरुआत से ही मुझे तंग कर रखा है, और उस रात के बाद से तो वो मेरा दुश्मन बन चुका है, जब मैंने सबके सामने उसे रंगों हाथों पकड़ा था। उसके जहरखान लहजे पर दाऊद ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। ये जो तुम जहाँ रह रहे हो, पहले ये काफी वक्त से खाली पड़ा था। इमदाद ने जाने कैसे इस फ्लैट के मालिक को बहला फुसलाकर फ्लैट की चाबी ले ली थी। एक रात अपने आवारा दोस्तों और लड़कियों को लेकर आ गया याशियां करने के लिए। मैंने तो उसी वक्त शोर मचाकर पूरी बिल्डिंग के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सबने अपनी आंखों से उसकी जलालत देखी, मगर वो बदमाश बना पीता है। किसी में हिम्मत नहीं थी उसके आगे बोलने की। जुबानें तो बस औरत के लिए खुलती हैं, उंगली सिर्फ औरत के किरदार पर उठाई जाती है। तलखी से बोलती वो कुर्सी से उठ गई थी। जब आप सब जानती हैं तो क्यों लोगों को मौका देती हैं उंगली उठाने का? उसकी गैर मुतवक्का बात ने सरगोन के कदम रोके थे। अमाम साहब दूर अंदेश है, दुनिया देखी है उन्होंने। अगर आपसे कोई हकीकी ताल्लुक ना होने के बावजूद वो आपको शादी कर लेने का मशवरा देते हैं तो यकीनन इसमें आपकी भलाई है। सुनो, मुझे ये सब बताने वाले तुम होते कौन हो? बेहतर यही है कि अपनी हद में रहो। ये मेरी जिंदगी और इसे कैसे गुजारना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हद से गुजरने के लिए माजरत चाहता हूँ। वैसे भी आपके लिए बहुत आसान है किसी को जलील कर देना, खाना देने का शुक्रिया। सर्द लहजे में बात खत्म करता वो वहां से उठकर चला गया था। जरगोन चंद लम्हों तक तो चौताब खाती रही थी, फिर जालियों के पास से खाने की ट्रे उठाती अंदर चली गई थी। चेहरे के तने हुए तासरात के साथ वो किसी गहरी सोच में गुम थी जब रानी बहुत खामोशी से कमरे में आई थी। बाजी, मैं तो कहती हूँ आप एक बार उससे मिल ही लें। कितने अरसे से वो आपके जवाब में इंतजार में है। उससे तो इस फ्लैट का पता भी जाने कैसे मालूम हो गया था। वो तो ये भी जानता है कि आप बाहर कब जाती हैं, वापस कब आती हैं। वो चाहता तो खुद भी चलकर आ सकता था, मगर उससे तो आपकी इजाजत की जरूरत है। मुझे तो ये मामला ही कोई और लगता है। हो सकता है वो आपसे शादी करना चाहता हो। बेकार बातें मत करो रानी, क्या तू जानती नहीं इस बार खत में उसने धमकी दी है मुझे। वो शदीद बिगड़ कर बोली थी। किसी औरत के पल पल की खबर रखने वाला बगैर किसी मकसद के अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। वो सिर्फ मिलने की बात करता है और ऐसे करता है जैसे मुझसे मिलकर मेरी नस्लों पर एहसान करेगा। ऐसे मिलने मिलाने का मतलब मैं खूब जानती हूँ। तन्हा औरत इन मर्दों का अपने बाप का माल नजर आती है, जिस पर जब चाहे ये हाथ साफ करने के लिए तैयार रहते हैं। उसने भी आज अपनी औकात बता दी। उसे पता होगा कि मेरे घर के दरवाजे से धुतकारा जाएगा, इसलिए इजाजत की बात करता है। बिगड़े तेवरों से वो बोली थी और फिर नागवारी से उस खत को दोबारा उठाया था जिस पर मौजूद तहरीर ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर किस चीज के जाम में तुमने खामोशी इख्तियार कर रखी है। क्या है तुम्हारे पास फख्र करने के लिए? तुम्हारा सब कुछ तो तुम्हारी मोहतरम उस्ताद और मालकन परवरिश अपने साथ कब्र में ले गई। सालों से अपनी गुलामी उसने तुमसे करवाई और जाते जाते 2 गज की एक खोली तुम्हारी गुलामी के कीमत के तौर पर तुम्हारे हवाले कर दी। सर छुपाने के लिए उसकी ही बदौलत तुम ऐसी जगह पहुंच चुकी हो जहां तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं। उसके बावजूद तुम्हारा गुमंड अपनी जगह कायम है, जबकि तुम जानती हो कि हर कोई एक नाचने वाली को सर आंखों पर नहीं बिठा सकता। इस गलत फहमी से निकल आओ कि मैं तुम्हारा कोई परस्तार हूँ। जो चंद एक तुम्हारे परस्तार थे वो तो तुम पर फातिहा भी पड़ चुके होंगे। इज्जत तुम्हें रास नहीं, मगर एक तवील अरसे से इंतजार करते हुए तुमसे मिलना अब मेरी अना, मेरी जिद का मसला बन चुका है। मेरी पहुंच से बाहर नहीं थी तुम और ना हो, लेकिन अब हद हो चुकी है। तुम्हारे बराबर आने के लिए मुझे और किस हद तक पस्ती में गिरना होगा, इसका फैसला अब तुम खुद करोगी। रास्ते खुले हैं मेरी तरफ आने के लिए, वरना फिर मुझे अपने इन इरादों पर अमल करना पड़ेगा जो तुम्हारे गुरूर और खामोशी को चिकना चूर कर देंगे। तुम्हारे लिए तो पहले भी आगे कुआं पीछे खाई थी, अब यही 2 रास्ते हैं। इनमें से किसी का इंतखाब तुम्हें करना है। वो तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है।
मगर मैं अब तुम्हें सिर्फ चंद दिन की मोहलत दे सकता हूँ और ये मोहलत शुरू हो चुकी है। खत एक तरफ रखते हुए इस बार अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। पहले तो उसका जी चाहा था फोन पर सुना दीदा दुश्मन को खरी खरी सुना डाले, मगर अब उसे ये सब करना भी अपनी तौहीन लग रहा था। तहरीर में छुपी धमकी ने अब उसे तशवीश ज़दा कर दिया था। इस बात का अंदाजा तो उसे था कि जो भी था कोई आम शख्स नहीं था। परिविश का बंगला गिरवी रखा हुआ था, लिहाजा उसके गुजर जाने के बाद वो इस फ्लैट में मुंतकिल हो गई। हफ्ते भर बाद ही उस अजनबी शख्स का खत उसे मिल गया था। यहाँ जाने कैसे वो अंदाजा लगा चुका था कि वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है जिससे वो परिवेश की वजह से मुतारफ हुई थी। परिवेश की जिंदगी में भी उसने ज़ुगोन से मिलने के लिए पैगाम कुछ असर रसूख रखने वाली शख्सियात के जरिए पहुंचाए थे, मगर परिवेश हमेशा इन पैगामात को रद्द करके माजरत करती रही थी। जरगोन को इस चीज की परवाह कभी नहीं रही। उसके लिए तो वही काबिल कबूल था जो परिवेश की ख्वाहिश थी। इसीलिए तो जो खत उसके नाम वो शख्स भेजता रहा था वो उसके नजदीक रद्दी के बराबर की हैसियत रखते थे। कभी कभी उसे लगता था कि ये शख्स नफसियाती है। कोई अहमियत ना मिलने के बावजूद वो चाहता था कि जरगोन खुद उसे फोन करे, खुद उसे बुलाए, खुद उसकी जानिब कदम बढ़ाए। उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। वो हकीकत पसंद लड़की थी, उसके लिए ये सब खुशकुन नहीं हो सकता था। मर्दों के बारे में उसकी राय हमेशा ही से अच्छी नहीं थी। अपने बाप और भाइयों की तरह उसे सारे ही मर्द खुदगर्ज, मुफाद परस्त और बेहिस लगते थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो गुनूदगी में चौंक उठा था। ऐसा लगा था कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वहम यकीन में बदलते ही वो सरस से उठकर दरवाजे के करीब आया, मगर दम साधे खड़ा रहा था। बिलाशुबा दस्तक जरगोन के दरवाजे पर हो रही थी और मुस्तकिल हो रही थी। तो हम्मुल के साथ वो खुद भी इंतजार में था कि दरवाजा खुलता है या नहीं, मगर तजस्सुस इंतहा पर था कि आधी रात में ये कौन है जो जरगोन का दरवाजा खटखटा रहा है। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो दस्तक भी बुलंद होती गई। वो सोच कर ही रह गया कि बाहर निकल कर देखे, मगर कुछ ज्यादा ही मुहतात होने लगा था। उस लम्हे वो बुरी तरह चौंक उठा जब उसे शेख साहब की गुस्सीली आवाज सुनाई दी थी। इमदाद, तू फिर आ गया यहाँ? बेगैरत इंसान, दफा हो जाए यहाँ से। बड़े मियाँ, अपना काम करो जाकर, मेरे मामले में मुदाखलत ना करो। लड़खड़ाती आवाज ने दाऊद को मामले की संगीन नोयत का एहसास दिलाया था। बाहर शेख साहब और इमदाद के दरमियान शदीद बहसो तकरार शुरू हो चुकी थी। दाऊद को यही मौका मुनासिब लगा था बाहर निकलने का, क्योंकि शेख साहब नहीफ और नजार से उम्र रसीदा इंसान थे, जबकि इमदाद ना सिर्फ तवाना था बल्कि नशे में चूर भी था। बेशरम, बेगैरत मैं नहीं हूँ बड़े मियाँ, वो औरत है जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। यकीन नहीं तो पूछ लो जाकर उसने मुझे बुलाया है या नहीं। दरवाजा खोलते हुए उसे इमदाद की बुलंद आवाज सुनाई दी थी। अभी उसने दहलीज से कदम बाहर रखा ही था कि अपने घर से तीर की तरह निकलती जरगोन दिखाई दी थी। क्या भौंक रहा है तू खबीस? मैंने तुझे बुलाया? मैंने? जख्मी शेरनी की तरह चिंगाड़ती वो इमदाद की तरफ गई थी और गले ही पल हाथ में दबी चप्पल उसके मुंह पर दे मारी थी। चप्पल के यकदम इस वार ने इमदाद के कदम जरूर लड़खड़ा कर रख दिए थे, मगर उसका एक ही हाथ जरगोन को मुंह के बल गिरा गया था। उसकी चीख को दाऊद जैसे होश में ले आई थी। कनपट्टियां सुलग उठी थी। सोने पर सहागा ये हुआ कि शेख साहब के रोकने पर इमदाद उनको भी जोरदार धक्का दे गया था। वो बेचारे दीवार से जा टुकराए, मगर तब तक वो इमदाद के सर पर पहुंचता 2 ही घूंसों में उसका सारा नशा हरण कर गया था। मगर दाऊद ने सिर्फ 2 घूंसों पर ही इक्तफा नहीं किया था। इसे इसी तरह मारते हुए नीचे तक लेकर चलो। सबको पता चलना चाहिए कि इज्जतदार लोगों के दरमियान रहने के काबिल नहीं। मेरे घर में भी बेटियां हैं, ये तो मेरे घर में भी गुस्सा आएगा किसी दिन। पुलिस के हवाले करेंगे इसे। शेख साहब के पड़ोसी भी शोर मचाते सीढ़ियों की तरफ दाऊद के पीछे जा रहे थे, जो इमदाद की दुर्गत बनाता नीचे ले जा रहा था। दूसरी जानिब फर्श पर साकत बैठी जरगून सीढ़ियों पर होते शोर को सुनती अपनी जगह से उठी और तीर की तरह जाकर अपने फ्लैट में बंद हो गई थी। जलती सूजी आंखें खोलकर उसने अपने इर्द गिर्द फैले सन्नाटे को देखा था। चंद लम्हों तक खाली आंखों से छत को देखती रही थी और फिर फोड़े की तरह दुखते सर को थामे उठ बैठी थी। एक अज़ियतनाक बोझ उसे अपने सर और कंधों पर महसूस हो रहा था। बमुश्किल वो अपने पैरों पर खड़ी हुई तो पहली निगाह आईने पर पड़ी थी। चंद लम्हों तक वो अपने चेहरे को पहचान ही नहीं सकी थी। आंखों के इंतहाई सूजे पपोटे, सता हुआ जिंदगी से आरी चेहरा। गुजरे 3 दिन में उसका वजूद जैसे कहीं था ही नहीं। ना वो किसी से मिलना चाहती थी, न खुद उसने घर से कदम बाहर निकाला था। रानी पैगाम लेकर आई थी कि माम साहब उससे मिलना चाहते हैं, मगर उसने बहाना बनाकर सलीके से इनकार करवा दिया था।
तो रानी को सख्ती से हदायत कर दी थी कि किसी मिलने वाले को अंदर न आने दे, बाहर से ही लौटा ले। फिलहाल वो अपने खोल में बंद रहना चाहती थी, जिसके अंदर रहते हुए उसे दुनिया का कोई खौफ ना था। आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारते उसे शदीद नकाहत महसूस हो रही थी। गुजरे 3 दिन में उसने ढंग से ना कुछ खाया था ना पिया था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आज रानी उसे डॉक्टर के पास चलने पर बहुत इसरार कर रही थी। तंग आकर उसने रानी को अपने घर चलने जाने का हुक्म दे दिया था। उसे पता था रानी खाने का बंदोबस्त करके गई होगी। दीवार का सहारा लिए धीरे धीरे चलती गैलरी में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पिघलते अधूरे चांद की नरम रोशनी में वो कुर्सी के बजाय दीवार के साथ यख बस्ता फर्श पर बैठ गई थी। बमुश्किल 1-2 नवाले उसने हलक से उतारे थे। फिर न जाने क्या हुआ था कि प्लेट एक तरफ रखकर घुटनों में चेहरा छुपा लिया था। आसमान पर पिघलते चांद की तरह उसका वजूद भी पिघलता जा रहा था। 3 दिन बाद एक बार फिर यहाँ बैठकर आंसू बहाने का शुगल पूरा करते देखकर इत्मीनान हुआ कि तुम जिंदा हो। गहरे सकूत में उभरती गंभीर आवाज पर ज़रगोन ने चेहरा दूसरी सिमत फेर लिया था। चंद लम्हों तक चांद की मध्यम रोशनी में वो उसको देखता रहा था और फिर दरमियानी चालियों के करीब अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया था। तुम जहां तक पहुंच चुकी हो वहां से बहुत आगे भी जा सकती थी अपने फन के जरिए। फिर ये जिंदगी क्यों चुनी तुमने? फन के जरिए कितना ही आगे चली जाती। फन को दुनिया में छोड़कर घड़े में जाना पड़ता। ये जिंदगी इसलिए चुनी कि मैं घड़े में नहीं कब्र में जाना चाहती हूँ। ईमान के बगैर कब्र एक गड़ा ही तो है। वो नम लरसते लहजे में बोली थी और फिर एक पल को रुककर दाऊद की सिम देखा था। मैंने रानी के हाथ कुरान मजीद भेजा था तुम्हें, वो मिल गया था। हाँ, वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक सबसे मुकद्दस और कीमती तोहफा है जो मुझे तुमसे मिला है। मुझे ज्यादा खुशी उसे तुम्हारे हाथों से लेते हुए महसूस होती। बहरहाल मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। उसके कहने पर वो खामोश रही थी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे, जहाँ तुम थी वहां तक कैसे पहुंची? चंद लम्हों की खामोशी के बाद दाऊद ने उसको मुखातिब किया। बाप जिम्मेदारियों से भागता भागता कब्र में जा सोया। माँ हालात की चक्की में पिसती हार गई थी। अपनी सब औलादों में से उसने मुझे चुना भेंट चढ़ाने के लिए। शायद उसे मुझसे कोई लगाव ना था, इजाफी बोझ थी मैं उस पर। मुनाफा बस सौदा हो गया मेरा। 15 साल की उम्र से ही मैंने खुद को परिवेश के करीब देखा। जो तहफ़्फ़ुज़ जो मोहब्बत मुझे अपनी माँ से ना मिल सकी थी कभी, वो मुझे परिवेश से मिली। वो जो थी जैसी थी, उसने मेरे अंदर के इंसान को मरने नहीं दिया। उसका कुर्ब भी एक रास्ता था इन हालात से फरार का जिनसे निकल कर मैं आई थी। मेरी अम्मा को सिर्फ उस रकम से सरोकार रहा जो मेरे बदले परिवेश उनके हाथ पर रखती थी। परिवेश के बैरूनी मुल्क दौरों पर जब कभी मैं अपने घर जाती तो कोई खुशी से मेरा इस्तकबाल नहीं करता था, मगर सबकी जरूरतों पर मुश्तमिल चीजों की लिस्ट से मुझे जरूर नवाज दिया जाता था। वो सब कभी मेरे करीब नहीं होते, मगर उनकी जरूरतें मेरी जात से बंधी हुई थी। मेरी खिदमतों के बदले में परिवेश की बदौलत मेरी तीनों बहनों की शादी धूमधाम से हुई। दोनों भाइयों ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। अब सब अपनी अपनी जिंदगी में आबाद हैं, मगन हैं। अब उनके पास फुर्सत नहीं ये देखने की कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मगर इस बेरुखी की मुझे आदत है। वो सब शुरू से ही ऐसे हैं। रिश्तों में जब गरज के अलावा कुछ बाकी ना रहे तो वो ज्यादा अरसे तक पायदा नहीं रह सकते। गर्ज पूरी होते ही रिश्ता भी बस नाम का रह जाता है। वो सब मेरी जिम्मेदारी नहीं थे। मुझे कभी उनसे कोई गर्ज नहीं रही, इसलिए मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि वो सब जहाँ जिस मकाम पर हैं उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। इंसान तो इंसान ही है। फरामोश करने पर आए तो ये तक फरामोश कर देता है कि अल्लाह उनके हर अमल को देख रहा है। उसका मध्यम लहजा मध्यम हवा की सरसराहटों में कहीं गुम होता दाऊद को महसूस हुआ था। एक बात कहना चाहता हूँ, अपनों से कभी इस चीज की तवक्का मत रखना कि वो तुम्हारी कुर्बानियों पर तुम्हारा दम भरेंगे, तुम्हारा एहसान मानेंगे। उनको खुश रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दो, वो कभी खुश नहीं होंगे। उनके नजदीक आपका हर अमल आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है, कोई एहसान नहीं। ना वो आपकी कदर करेंगे, ना ही आपकी किसी कुर्बानी या अमल की। उसके ये कहने पर ज़ुगोर ने गहरी सांस भरकर आसमान को देखा था। मैं ये नहीं कहता इंसान अपनों से ला ताल्लुक हो जाए, मगर उनको खुश रखने की कोशिश में अपनी जात को फरामोश नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी जात पर पहला हक खुद उसका ही है। तुम ठीक कहते हो, मगर मुझे भी ये समझ नहीं आता कि तुम एक अच्छी जिंदगी को छोड़कर यहाँ क्या लेने आए हो। मेरे बराबर आने के लिए तुम इतनी पस्ती में क्यों आए? सिर्फ एक जिद के लिए? उसके सपाट लहजे पर चौंकता वो फौरी तौर पर कुछ बोल ही सका था। कोई झूठ मत बोलना दाऊद सलमान, तुम मेरे दिन रात की खबर रख सकते हो, तो क्या मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि खत भेजने वाले सलमान और दीवार के पार रहने वाले दाऊद के लबो लहजे और अल्फाज में वो मासलत क्यों है?
زرگون کے چبھتے لہجے پر وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات کھانے کے وقت میں نے جو کچھ کہا اگر وہ ذلیل کرنا ہوتا تو تم اسی وقت 2-4 باتیں سنا کر مجھے خاموش کر دیتے، مگر اس وقت معصوم بن کر تم نے سارا اشتعال اپنے آخری خط میں کیوں نکالا؟ اس کے تلخ لہجے پر داؤد نے نگاہ پھیری تھی۔ اب کیا کہوں میں؟ وہ نادم لہجے میں اتنا ہی بول سکا تھا۔ تمہیں جو کچھ کہنا تھا وہ تم خط کی آڑ میں چھپ کر کہہ چکے ہو۔ ایک بے بس عورت کو دھمکی دینا تم پر نہیں سجتا۔ بہتر یہی ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ ایک 2 کوڑی کی عورت کے لیے اپنے اونچے مقام سے نیچے مت گرو۔ مجھے ایسے کسی راستے کا انتخاب ہی نہیں کرنا جو تم تک جاتا ہے۔ سرد لہجے میں بات ختم کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اگلے ہی پل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر داؤد وہیں موجود کسی گہری سوچ میں گم رہا تھا۔ رات آنکھوں میں گزری تھی، گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، بے چینی ایسی شدید تھی کہ وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ شاید اپنے آپ سے افراد چاہتی تھی۔ اتنی صبح بطیق کا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی گھر سے نکل گئی تھی۔ بے سم چلنا اور چلتے رہنا کبھی کبھی بہت غنیمت لگتا ہے ہر اٹھتا قدم کرب و اذیت کے غبار سے دور کرتا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سوچ کی لہروں پر پھیلتا یہ غبار مسلسل تعاقب میں ہی رہتا ہے۔ سڑک کے کنارے غائب دماغی سے چلتے ہوئے اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی چیز پر ساکت تھیں۔ صبح کا یہ وقت کسی بھی چہل پہل سے ماورا تھا، جیسا سناٹا اس کے اندر موجود تھا ویسا ہی باہر پھیلا تھا، مگر پھر جانے کہاں سے ایک دل خراش سے شور نے ماحول کے جمود کو توڑ دیا تھا۔ ہوشیار وہ پہلے بھی نہیں تھی، تمام حسیات سن ہو گئی تھی۔ تیز رفتار بائک کے ساتھ وہ سڑک پر گھسٹتی چلی جا رہی تھی، چیخیں حلق میں گھٹ گئی تھی، مگر ہوش و حواس گم ہونے کے باوجود اس سنگین صورتحال میں بھی اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ قدرت اس کے ساتھ تھی کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شور مچاتی بائک آگے بڑھتی چلی گئی تھی، سڑک سے اٹھنے کی کوشش میں اس کا پورا وجود اذیت سے چور تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، دھندلائی نظروں سے اس نے دیکھا دور سے وہ بائک واپس اس کی سمت آ رہی تھی۔ بھاگنے کی اس میں ساکت تھی، نہ ہی میدان چھوڑنا اس کی فطرت میں تھا۔ تکلیف و اذیت نے یکدم اس کے اشتعال کو بھڑکا دیا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر پڑی ایک لکڑی اسے اپنی ہتھیار نظر آئی تھی۔ وہ ہمت مجتمع کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی لکڑی اٹھا چکی تھی۔ جیسے جیسے بائک قریب آتی جا رہی تھی اس کے ہاتھوں کی گرفت لکڑی پر مضبوط ہوتی چلی گئی تھی۔ بروقت پوری قوت سے اس نے ہیلمٹ میں چھپے سر پر دے ماری، اس قوت سے کہ وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ ادھر وہ تیورا کر سڑک پر گری، ادھر وہ شخص بری طرح سر کے بال لٹکتا ہوا خاردار جھاڑیوں میں جا گرا تھا اور اس کی بائک اوندھی ہو کر سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی تھی۔ اس بار اٹھنے کی کوشش میں اس کا وجود مزید بے جان ہو رہا تھا۔ سارے منظر آپس میں گڈمڈ ہوتے اسے کسی اور دنیا میں لے جا رہے تھے، مگر وہ اپنے حواس کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی کشمکش میں اسے کسی گاڑی کے ٹائر کی آواز سنائی دی تھی۔ اٹھنے کی کوشش میں اسے یکدم ایک مضبوط گرفت اپنے شانوں پر محسوس ہوئی تھی۔ زرگون کو بس یہی یاد رہا تھا کہ اس نے گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مزاحمت کی تھی، اور پھر اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ جانے کون سی طاقت گہری طریقے سے روشنی کی جانب کھینچ رہی تھی۔ آنکھیں کھولنا ناممکن ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ارد گرد اجنبی ماحول کو پہچاننے کی کوشش کی تھی، تب ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اس کے لبوں سے کراہیں پھوٹ گئی تھی، پورے وجود میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ گمسم حواسوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتی وہ ساری تکلیف بھلائے بیڈ سے اتری تھی۔ کمرے کی دیواریں اسے اپنے اوپر گرتی دکھائی دے رہی تھی، انجانے خوف سے سانس بند ہو رہی تھی۔ اپنی گرد آلود پھٹی چادر جسم کے گرد لپٹتی وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی، جب کھلتے دروازے نے اس کے قدم زمین میں جکڑ دیے تھے۔ وحشت زدہ نظروں سے اندر آتے شخص کو دیکھتی وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی تھی۔ بے جان وجود کے ساتھ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سوچ رلا رہی ہے کہ میں تمہیں جھکانے میں کامیاب ہو گیا، میری انا سر بلند ہوگی، تمہارے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی سوچ سما بھی نہیں سکتی، یا پھر ان آنسوؤں کی وجہ وہ حد ہے جو پریوش نے تمہارے اور میرے درمیان لگائی اور وہ آج میں نے توڑ ڈالی۔ اس کا نام مت لاؤ اپنی زبان پر۔ وہ رونا بھول کر چیخ اٹھی تھی۔ لاؤں گا اس کا نام میں اپنی زبان پر۔ داؤد کی آواز اس سے زیادہ بلند تھی۔
सिर्फ इसी की वजह से तुम तन्हा और काबिल रहम जिंदगी गुजारी। सिर्फ उसी की वजह से गली के ऐसे आवारा कुत्ते तुम पर भौंकते रहे जिनका अपना कोई किरदार नहीं। उसी की वजह से आज तुम्हें सड़क पर घसीटा गया। सुर्ख चेहरे के साथ बोलता बुजुर्गों की आवाज बुलंद कर गया था। उस औरत ने अपनी महरूमियों का बदला तुमसे लिया। जो कुछ वो खुद हासिल नहीं कर सकी वो सब उसने तुम्हें भी नहीं मिलने दिया, बल्कि जो था वो भी छीन लिया तुमसे। तुम्हारे घर वालों का मुंह रुपयों से बंद करके वो तुम्हें उनसे दूर रखती रही। वो अपने लिए तुम्हें दुनिया से बचा बचा कर रखती रही। अगर ऐसा ना होता तो अपनी जिंदगी में ही तुम्हें तहफ्फुज देकर जाती, यूं तन्हा हालात के हवाले करके नहीं। आखिरी वक्त में भी उसे तुम पर रहम नहीं आया। वो तुम्हारा सब कुछ नहीं थी। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वो माँ है जो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है, ना अपने आंसू दिखा सकती है, क्योंकि वो अपने आप को कसूरवार समझती है तुमसे दूरी की। तुम्हें सिर्फ ये नजर आता है कि परिविश ने तुम्हारे साथ किया, अच्छा किया, मगर इस अच्छा के पीछे क्या क्या बुरा हुआ है उसका अंदाजा भी है तुम्हें। कसूरवार अगर तुम्हारे बहन भाई हैं तो उसमें तुम भी शरीक हो। कितनी बार तुमने उनके और अपने दरमियान खड़ी दीवारों को गिराने की कोशिश की। कभी पूछा तुमने अपनी मौसम से कि वो ऐसी शौक को क्यों बार बार ठुकरा रही है जो बहुत इज्जत के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है? मगर तुम क्यों कोई सवाल करती? तुम्हें तो उस पर अंधा एतबार था। मुझसे पूछो वो तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई उससे मुखलिस नहीं है। उसकी तन्हाई दूर करने का एक वाहिद जरिया तुम थी। कब्र में तो सबको जाना है, मगर तुम्हारी मोहतरम उस्ताद तो जिंदगी में ही तुम्हारे लिए गड़ा खोद गई। जो जिंदगी उसने गुजारी वही जिंदगी वो तुम्हें देगी है, मगर तुम उस जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जुर्गोन नहीं है जो अपने हर रिश्ते को बुलाकर तुम्हारे घुटनों से लाकर बैठ जाए। धुंधलाई नजरों से वो साकत बैठी उसे देख रही थी, जो यकदम उसके सामने घुटनों के बल बैठता, उसके शाने मजबूती से थाम चुका था। मैं थक गया था उसे इल्तिजा करते करते, फिर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम तो सिर्फ वही सुन सकती थी जो तुम्हारी मोहसिन कहती थी। उसकी खुशी के लिए तुमने अपना दिल सख्त बना लिया मेरे लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई औरत बाकी नहीं रही थी, या फिर तुम आसमान से उतरी मखलूक थी जिसके काबिल दुनिया का कोई इंसान नहीं? जरगोन, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं उस औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था जो पहली नजर में मेरे दिल में उतरकर धड़कनों में शामिल हो गई थी, जिसके खदोखाल ने नहीं उसकी तन्हाई ने मेरे दिल को उसकी तरफ खींचा था। वो मुझे बिल्कुल अपनी जैसी नजर आई थी, बहुत सारे इंसानों के दरमियान भी तन्हा, अपनी तन्हाई में मगन। उसके चेहरे पर बिखरते आंसुओं को दर्दीदा नजरों से देखता वो मध्यम लहजे में बोला था, जरगोन, मैं जानता हूँ ज्यादती हुई है, महरूमियां रही हैं तुम्हारी जिंदगी में, मगर अपने आप को किसी के फैसलों, किसी की मर्जी के हवाले कर देना खुद अपने साथ नाइंसाफी है, अपनी जात की हक तलफी है। कभी सोचा तुमने कि वो कौन सी चीज है जो मुझे तुमसे गाफिल नहीं होने देती? कभी सोचा कि वो कौन सा जज्बा है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तरफ आया था? उसके सवाल पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी। आंसुओं का गोला उसके हलक में अटक गया था। जरगोन, अना और खुददारी में बहुत फर्क होता है। अना अपने सामने फैले हाथ की सिम देखने नहीं देती, खुददारी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देती। अगर मुझे मुसल्लत होना होता तो तुम बहुत पहले यहाँ तक पहुंच चुकी होती, मगर फैसला अब भी तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कौन सी जिंदगी अपने लिए मुंतखब करनी है। पलटकर वापस जाना है अपनी तन्हाई में, या मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है? बात खत्म करता वो उसके सामने से उठ गया था। रानी यहाँ आ गई है, मैं उसे भेजता हूँ। अगर तुम उसके साथ वापस जाना चाहो तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। उसके झुके सर पर निगाह डालकर वो बोला था। सर उठाकर जरगों ने उसकी पुश्त को देखा था जो वहां से जा रहा था। उसे अपनी दस्तरस में रखने के बावजूद उसे उसकी रजा से हासिल करना चाहता था। ऐसे शख्स को गंवाकर उसे दुनिया में कहाँ पनाह मिल सकती थी? यकदम उसे एहसास हुआ था कि अनजाने में वो जहाँ पहुंच चुकी है ये कोई पड़ाव नहीं, अलबत्ता मंजिल जरूर है। इतना आसान है तुम्हारे लिए मुझे यहाँ से जाने का कह देना? जरगोन की आवाज पर वो यकदम रुक कर पलटा था। बस एक पल को वो बेयकीन सा हुआ, मगर फिर उसके हजन और मलाल से शिकस्ता चेहरे से निगाह नहीं हटा सका था। एक तायराना निगाह उसने अपनी इर्द गिर्द डाली थी। मुनासिब फर्नीचर और चंद दीगर आराइशी चीजों के साथ सजा ड्राइंग रूम नफासत और सादगी का नमूना लग रहा था। गहरी सांस लेकर उसने सोफे की पुश्त से सा टिकाकर आंखें मूंद ली थी। बाहर से आती मानूस मिली जुली आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही थी। कुछ देर पहले तक यहाँ कितनी रौनक थी, उसने सोचा।
बदगुमानियों की धुन में हर रिश्ते की अहमियत और एहतराम गुम हो जाता है। रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं, जिनकी कोई हकीकत कोई वक़्त बाकी नहीं रहती। मगर अब धुन छट चुकी थी, दिल पर जमी गर्द साफ हो गई तो आंखें भी देखने के काबिल हो गई। वो सब जो गुबार में गुम था, अपने भाई बहन और माँ से कटकर जो उसने जिंदगी गुजारी, वो जिंदगी रायगा ही तो थी। आज सभी तो थे उसके इर्द गिर्द अपने अपने मनसब का हक अदा करने के लिए। आज उन रिश्तों के दरमियान उसे अपना हक बहुत मजबूत लग रहा था। ये सब कुछ जो भी था बहुत खूबसूरत था, किसी खुशकुन ख्वाब की तरह। ये सब कुछ एक शख्स की बदौलत था कि आज सर पर आसमान भी था और पैरों तले जमीन भी अपनी थी। इज्जत और मर्तबा हासिल हुआ था, वरना वो क्या थी, कुछ भी तो नहीं। पहली बार उसे अंदाजा हुआ था कि औरत के लिए एक मर्द की ढाल कितनी अहम होती है। एक उसके होने से जमाना भी अपना होता है, दुनिया भी पहचानी जाती है। सही मायनों में उसे एहसास हुआ था कि मर्द के बगैर एक तन्हा औरत फकत एक खजां रसीदा जर्द टूटे पत्ते जैसी होती है, जिसे हवा जिस सिम चाहे उड़ाकर ले जाती है। ये कायनात तवाज़ुन के असूलों पर ही तो कायम है। वो मुतमईन थी कि अब उसकी जिंदगी भी मुतवाज़न हो चुकी है। बंद आंखों के साथ वो सोचती रही थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते दाऊद ने ठटक कर उससे देखा था, जिसका सर सुर्ख दुपट्टे के हाले में सोफे की पुश्त पर कुछ ढलका हुआ था। उसके कान में सजा सुनहरी झुमका तेज रोशनी में चमक रहा था। सफेद कलियों से सजी स्याह चोटी आगे ढलक आई थी। सुर्ख चूड़ियों और फूलों के महकते कंगन से सजा हाथ गोद में धरा था, जबकि दूसरा हाथ झिलमिलाते दुपट्टे के अंदर गायब था। दूर से वो मोम की गुड़िया दिखाई दे रही थी। गला खंखानने पर भी उसकी आंखें नहीं खुली तो उसके ख्वाबीदा चेहरे को देखता दाऊद करीब ही विराजमान हुआ था। चंद लम्हों तक वो मजीद उसके मलीक चेहरे के नकोश देखता रहा था और फिर धीरे से इस्तेहकाक के साथ उसके चेहरे को छू लिया था। जरगोन ने चौंक कर आंखें खोली थी, जबकि उसकी आंखों के गुलाबी खुमार ने दाऊद को मबहूत कर दिया था। दूसरी जानिब वो निगाह चुराती सिमट से गई थी। तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है? दिलचस्पी से उसके सुर्ख होते चेहरे को देखता वो पूछ रहा था। जवाबन जरगोन ने बस इस बात में सर को जरा हरकत दी थी। तुम बैठे बैठे थक गई होगी, तुम्हें कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। दाऊद ने बोलते ही उठने से पहले उसका हाथ भी थामा था। रानी बता रही थी कि इमदाद हॉस्पिटल में है। जरगोन के यकदम कहने पर दाऊद ने रुक कर उसे देखा था। जाहिर है हथकड़ी पहनने से पहले उसे अपनी टूटी हड्डियां तो जुड़वानी है, वो बोला। मगर उसके माँ बाप, वो उनका एक ही बेटा है। जरगोन के तशवीश से कहने पर दाऊद के चेहरे के तासरात नागवार से हुए थे। तुम्हें उसके माँ बाप की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी शायद कभी ये फिक्र नहीं की कि उनका इकलौता बेटा क्या गुल खिला रहा है। वो सब जानते हैं, मगर उसकी हठधर्मी के आगे बेबस हैं। जो कुछ वो करता रहा है तुम्हारे साथ और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मैं भी बेबस हूँ। वो कतई लहजे में बोलता, उसके मामले में उसकी कुछ नहीं सुनना चाहता था। बस एक आखिरी मौका देने में क्या हर्ज है? एक बार बस उसके माँ बाप के बारे में सोचो। जरगोन के इसरार भरे लहजे पर दाऊद ने जिद होकर उसे देखा था। ठीक है, अगर वो अपने माँ बाप के सामने तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है तो मैं हॉस्पिटल से उसे जेल के बजाय घर जरूर जाने दूंगा। दाऊद के कतई अंदाज पर वो खामोश रही थी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि इमदाद के लिए उसकी वकालत दाऊद को पसंद नहीं आई, क्योंकि कमरे में पहुंचने तक उसने जरगोन को मुखातिब किया, न उसकी जानिब देखा। तुम नाराज हो गए हो? बेड के किनारे बैठते हुए वो पूछे बगैर ना रह सकी थी। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे जहां का दर्द तुम्हारे दिल में है। कुछ खफगी से उसे देखते हुए दाऊद ने उसका हाथ छोड़ा था, जबकि वो मुस्कुराहट छुपाए उसे देखती रही थी, जो ग्लास विंडो के सामने जा रुका था। चंद लम्हों तक वो बाहर फैले वसूं रात के स्कूल का जायजा लेता रहा था और फिर यकदम जरगोन की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो सरहद से निगाह चुराती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अगर तुम यहाँ आ सको तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दाऊद के कहने पर वो हैरान होती अपनी जगह से उठी थी। जरा और करीब आ जाने में भी कोई हर्ज नहीं। मुस्कुराती नजरों से उसके झिमते तासरात को देखते हुए दाऊद ने उसे अपने करीब किया था। देखो, रात की तारीकी में आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। दूरा चांद भी अपने आप में कितना मुकम्मल और रोशन है। सितारे आज कुछ ज्यादा रोशन है। सितारे आज कुछ ज्यादा बल्कि बेतहाशा तादाद में जगमगा रहे हैं। आसमान को देखता वो पुरस्कून लहजे में बोल रहा था, जबकि वो चुपचाप उसके रोशन रोशन से चेहरे को देखती रही थी। जानती हो, वो भी एक ऐसे ही सैरंगेज रात थी, किसी शायर के एजाज में थी वो तकरीब। इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था। रात और महफिल अपने रूज पर थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। परिविश अपने फन का मुजाहरा कर रही थी। सब मेहमान मबहूत थे, मगर मेरे लिए उस सब में कोई कशिश नहीं थी। मुझे तो उस मंजर ने सब कुछ बुला दिया था जिसमें तुम थी।
सबसे अलग थलग लाताल्लुक। तुम सफेद फूलों की क्यारी के करीब बैठे किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। कभी तुम फूलों का लम्स अपनी पोरों पर समेटती, कभी हाथ पर चेहरा टिकाकर आसमान पर रोशन चांद को देखती, किसी सोच में गुम हो जाती। इर्द गिर्द से ज्यादा तुम्हारे लिए वो तन्हाई अहम थी जिसमें तुम खोई हुई थी। वो तन्हाई का एक मुकम्मल मंजर था जिसके शहर ने मुझे शिद्दत से दम बखूद किया कि हमेशा के लिए मैं इस शहर में जकड़ा गया। आसमान से निगाह हटाता वो ज़रगोन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। अपनी कोशिश में नाकामी और तुम्हारी मुस्तकिल खामोशी ने मजबूर कर दिया मुझे तुम तक पहुंचने के लिए। दुनिया के सारे झमेले छोड़कर मैं तुम्हारे करीब चला आया। जिंदगी के कई सारे रुपए को माने खुद से ताल्लुक रखने वालों को खुशियां और आसूदगी मुहैया करते रहने के बाद दिल ने पहली बार एहसास दिलाया कि मेरी जिंदगी पर मेरा हक भी तो है। किसी के लिए अब सब कुछ त्याग कर तो देखो। किसी भी सहूलत से आ रही वो फ्लैट मेरे लिए दुनिया की सबसे आसूदा जगह थी, क्योंकि वहां मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था, तुम्हें देख सकता था। मगर सबसे अहम वहां मुझे जो हासिल हुआ वो अपने रब की कुर्बत है। मैं भूल ही तो चुका था दुनिया के इन झमेलों में अपने रब को। ये अल्लाह का ही तो एहसान है कि उसने मुझे तौफीक दी कि उसे राजी कर सकूं। अब सोचता हूँ इतना अरसा तुम्हें पुकारने के बजाय अल्लाह को पुकारता तो तुम बहुत पहले मुझे मिल जाती। उसके खामोश होने पर ज़रगून ने नजर उठाई थी। अमाम साहब को सच कब बताया तुमने? तुम समझ सकती हो कि मैंने मजबूरन उनसे गलत बयानी की थी, मगर मैं ज्यादा दिन तक उनसे सच पा नहीं सका था। वो नाराज कम और हैरान ज्यादा थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरे झूठ के लिए मुझे उस दिन माफ कर देंगे जब वो मेरा और तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे। आज मैं मुतमईन हूँ कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुझे माफ कर दिया होगा। वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। याद आया, तुम्हें एक तोहफा भी तो देना है। यकदम बोलता वो उसके सामने से हट गया था और जब वापस आया तो उसके हाथ में सुर्ख मखमली बॉक्स था। ये मेरे लिए सबसे कीमती और मुकद्दस है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। अब तुम खुद इसे देखो। उसके कहने पर ज़रगोन ने कुछ हैरत, कुछ तजस्सुस से बॉक्स का ऊपरी हिस्सा उठाया था। उसके साथ एक गुलाब की मसबूर कुन तेज महक कुव्वत शमा से टकराई थी। एक सच्ची मुस्कुराहट ज़रगोन के लबों पर उभरी थी। बॉक्स के अंदर फूल की पत्तियों के ढेर के दरमियान सब चमकती जिल्द का कुरान पाक मौजूद था। याद है, तुमने ही मुझे ये तोहफा दिया था। इससे बढ़कर क्या हो सकता था कुछ आज तुम्हें देने के लिए? दाऊद ने कहा। तुमने ठीक कहा, इससे ज्यादा मुकद्दस तोहफा और क्या हो सकता था। वैसे भी मैं अब जब जब इसे खोलूंगी तो सवाब के हकदार तुम भी ठहरोगे। वो बोली थी, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरे हिस्से का सवाब भी तुम्हें दिया जाए। मुझे ख्वार करके बड़ा दिल जलाया है तुमने। कुछ तो मालनामे से तुम्हारे गुनाह कम होंगे। दाऊद के मुस्कुराते लहजे पर वो बस मुस्कुराए थे। ज़रगोन, क्या वाकई तुम नहीं जानती कि वो कौन सी चीज थी जिसने मुझे तुमसे गाफिल नहीं होने दिया कभी? उसे शानों से थामकर दाऊद ने उसकी स्याह आंखों में देखा था। तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। उसकी गहरी नजरों पर वो मुश्किल बोल सकी थी। हाँ, मैं तो जानता हूँ, तुम्हें बताना भी चाहता हूँ, मगर क्या सुनने की ताब है तुम्हारे अंदर? गहरे लहजे में बोलते हुए दाऊद ने मजीद उसे अपने करीब किया था, जिसके अंदर तो दाऊद के जज्बे लुटाती आंखों में देखने की ताब भी ना थी। झुकी पलकों के साथ मुस्कुराते हुए उसने सुरख मखमली बॉक्स को अपने सीने से लगाया था। वो उसे बता नहीं सकी थी कि अल्लाह का एहसान ही है कि शायद उसके किसी एक अच्छे अमल के बदले में अल्लाह ने एक ऐसे शख्स के दिल में उसकी चाहत डाल दी जो खुद भी चाहे जाने के काबिल है। गाफिल तो बस अल्लाह की साथ नहीं थी, वो मुतमईन थी। बेशक एकदम अचानक कुछ काम नहीं होते। आसमानी हकीकत यह है कि मामलात का आसमानों पर ही तय होना अटल होता है। जमीनी हकीकत यह है कि सब्र के साथ इन मामलात के तय होने की गुजारिश और इंतजार किया जाए। इन तमाम मामलात में एक मामला मोहब्बत का भी हो सकता है।